हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। लॉकडाउन में सभी को बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए उसी लॉकडाउन में हम थोड़ा सा अपने भविष्य की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आज हम हिंदी का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर समास पढ़ेंगे। समास आपके हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो शुरू करते हैं समास से। चलिए देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब किसी को छोटा कर देना, किसी को संक्षेप में छोटे में लिख देना। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि गंगा का जल, अगर मैं बार बार कैसे बोल रहा हूँ कि गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल, तो ना मज़ा सा नहीं आ रहा है। ये लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि गंगा का जल। तो हम इसको ना छोटा कर देते हैं और इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, गंगा जल। तो ये छोटा हो गया। ऐसे ही राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा करके क्या लिख लेते हैं, राजपुत्र। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो एक पूरी लाइन हो जाती है, लेकिन अब वो पूरी लाइन ना बोल के हम क्या बोल लेते हैं, नीलकंठ। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हो, एक लंबी लाइन हो गई। इस लंबी लाइन को यूज ना करके हम क्या कर लेते हैं, त्रिनेत्र। पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ क्या हो गया, वह व्यक्ति जो पीले कपड़े पहनता है। तो पीताम्बर। दशानन, जिसके 10 सिर हों। तो इसी तरीके से जब हम किसी लंबे वाक्य को या अनेक शब्दों को जोड़कर छोटा कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास। अब इसका उल्टा क्या होता है फिर, समास विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि डंडा लेकर इन दोनों का लक्ष्य तोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो जो हमने संक्षेप में रूप लिखा हुआ है उसका वास्तविक मीनिंग क्या था, वास्तविक अर्थ उसका क्या था, पूरा फैलाने पर, पूरा खोलकर लिखने पर वो क्या बनता। जैसे वापस लेते हैं गंगा जल, तो ये तो हम छोटे में बोलते हैं गंगा, गंगा जल। तो गंगा जल का अर्थ क्या होता है, गंगा का जल। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला, तो ये क्या कहलाता है, इसका समास विग्रह। तो उम्मीद करता हूँ आपको समास समझ में आया होगा कि समास क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार। समास कितने कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन टोटल समास कितने होते हैं, 6। कैसे, पहला है अव्ययभाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व। जो हमारा कर्मधारय और द्विगु समास है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तत्पुरुष के। इस तरीके से हमारे मेन रूप से कितने, मुख्यतः कितने प्रकार के हुए, 4। और जो कर्मधारय और द्विगु है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तत्पुरुष। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अब भाई हमने समझा कि समास को हम जोड़कर लिखते हैं या समास विग्रह में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो किसी भी समास में ना 2 पद होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं, पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। हिंदी की ना यही मस्त चीज़ है, जो लिखा है वही मिलेंगे। जैसे पूर्व मतलब पहला, तो पहला पद जो होता है उसे हम बोलते हैं पूर्व पद। और उत्तर, उत्तर मतलब बाद का, तो जो बाद वाला पद होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। जैसे गंगा जल, गंगा जल, तो एक गंगा एक शब्द है लेकिन ये पहले लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पूर्व पद। जल एक शब्द है और ये जल कहाँ पर लिखा है, गंगा के बाद, तो जल क्या हो गया, उत्तर पद। ऐसे ही नीलकंठ, नील एक शब्द है, वह कहाँ पर लिखा है, पहले, तो वह क्या हो गया, पूर्व पद। ऐसे ही कंठ, कंठ कहाँ लिखा हुआ है, बाद में, तो ये क्या हो गया, उत्तर पद। त्रिनेत्र, इसमें त्रि क्या है, एक संख्या है और ये पूर्व पद हो गया। और नेत्र क्या है, बाद में लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो आपको ये समझ में आया पद कितने कितने प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि पद 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूरा समास इन्हीं 2 पदों के आधार पर होता है। तो समझते कैसे, पहला समास है अव्ययभाव समास। इसकी पहचान क्या होती है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, या इसको हम कैसे जल्दी समझ सकते हैं, वो देखते हैं। पहला, इसकी पहचान क्या है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब हम जो इंपॉर्टेंस देंगे वो किसको देंगे, पहले पद को। पूर्व पद क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी इसकी एक पहचान है, जो इसका जो पहला पद होगा ना जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसका साइज कैसा होगा, वो छोटा सा होगा। तीसरा, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब आप हम समझेंगे बाद में, इसे ऐसे समझ लेते हैं हम देसी में, उपसर्ग होते हैं, यानी कि जो पहले जुड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, आजीवन। अब आजीवन में अगर देखें तो एक आ है, एक आ है और एक है जीवन। तो एक बार समझते हैं, जीवन
जीवन क्या होता है? जो हम अपना डेली रूटीन करते हैं, सोते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हम अपना कार्य करते रहते हैं वो हमारा ही क्या है? एक जीवन है। तो जीवन का मतलब ये हो गया। लेकिन अगर इसके पहले एक वर्ड आ गया आ, तो देखो आ आते ही इस पूरे शब्द का मीनिंग समझते हैं। आजीवन, तो ये एक ड्यूरेशन बता रहा है कि पूरे जीवन भर। तो जीवन अलग था और ये क्या बता रहा है? ड्यूरेशन बता रहा है कि पूरे जीवन भर, जब तक मरते नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, भर पेट। इसमें एक वर्ड है भर और एक शब्द है पेट। तो पेट क्या होता है? शरीर का एक भाग होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर के किस अंग में जाता है? पेट में जाता है। लेकिन अगर इसके पहले मैंने एक वर्ड जोड़ दिया भर, तो ये पूरा एक शब्द क्या बन गया? भरपेट। अब इस भरपेट का क्या मतलब होता है कि भाई मैंने ना खाना पूरा भरपेट खा लिया, मैं एकदम अच्छे से तृप्त हो चुका हूँ। तो इस पूरे पेट शब्द का क्या हो गया? मीनिंग बदल गया। जैसे यथाशक्ति, शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर, एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैंने इसमें यथा और जोड़ दिया तो यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरी शक्ति कितनी है, मेरी पावर कितनी है, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ ये मेरी शक्ति के अनुसार है या नहीं है। ऐसे ही अब इसमें एक नया और होता है, एक छोटा सा। यदि कोई दो समान शब्द एक साथ लिखे हों तब वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। कैसे? दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, पल पल। कैसे? जैसे अभी शेयर मार्केट में अगर कोई रुपए लगाता है और वो रातों रात या तो अमीर हो जाता है या रातों रात कंगाल हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना रातों रात। पल पल, अब लॉकडाउन हो रहा है, कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, तो हर किसी को पल पल किसी की क्या आ रही है? याद आ रही है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? अव्यय भाव। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समास हमारा है, अगला समास हमारा है कर्मधारय। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है समास में, बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप वो ध्यान रखोगे, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है कर्मधारय की? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अभी समझा था, कौन सा पद? बाद वाला पद। दूसरी इसकी पहचान क्या होती है? इसमें जो पूर्व पद होता है वो होता है विशेषण, और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? विशेष। ये विशेष्य है, ये विशेषण गलत लिखा हुआ है, विशेष्य कर लीजिएगा। तो अब ये समझते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। देखिए, विशेषण वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं कि वह सुंदर है, काला है, नाटा है, गोरा है, मेहनती है, कायर है। ये जो शब्द, जितने भी शब्द हैं, ये सब क्या होते हैं? विशेषण। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अगर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम मेहनती है, तो मैं किसकी विशेषता बता रहा हूँ? राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष्य। और मैं क्या विशेषता बता रहा हूँ? मेहनती। तो ये क्या हो गया? विशेषण। जैसे अगर मैंने कहा राधा सुंदर है, तो राधा क्या हो गया? विशेष्य। बहुत बढ़िया। और सुंदर क्या होगा इसमें? विशेषण। क्यों? क्योंकि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? राधा की। और क्या विशेषता बता रहे हैं? सुंदर। तो बस, कर्मधारय वह समास है जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पहला शब्द क्या होता है? विशेषण, और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष्य। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नीलगन, नील गगन, वह गगन जो नीला है, वह गगन जो नीला है। पीतांबर, पीतांबर यानी कि पीला अंबर, यानी कि पीला कपड़ा। काली मिर्च, वह मिर्च जो काली है। अध पका, यानी कि पका तो है वो, लेकिन कैसा पका हुआ है? आधा पका हुआ है। परमानंद, वह आनंद जो परम है। तो बस, जहाँ पर भी एक विशेषण हो और एक विशेष्य हो, वहाँ पर आपका क्या हो जाता है? कर्मधारय। खत्म, इतना सा था। नेक्स्ट समास देखते हैं। नेक्स्ट समास क्या होता है? द्विगु समास। ये और भी आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है? जो पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो एक संख्या को दिखाता है। संख्या यानी कि गिनती। बस खत्म। जैसे त्रिनेत्र, नेत्र कितने नेत्र? 3। चौराहा, राह यानी कि रास्ते, कितने रास्ते? 4। चौ मतलब 4, 4 रास्ते। चतुर्भुज, भुज मतलब भुजा, और चतुर मतलब 4, तो 4 भुजा। गिनती आ गई। जैसे ही कहीं पहले शब्द में गिनती लिखी हो तो वहां पर क्या हो जाता है? द्विगु। दशानन, आनन मतलब सर यानी कि हेड, और दश, दश क्या हो गई? गिनती। तो ये क्या हो गया? द्विगु। नवरत्न, हमारे देश में नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे गेल है, IOCL है, इस तरीके से है, या अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो रत्न, और कितने रत्न?
नो, नाउ। तो ये क्या हो गया आपका द्विगु समास। वो समास जहाँ पर कोई गिनती हो वो क्या हो जाता है, द्विगु समास। समास में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया अव्ययभाव समास, हमने कर लिया कर्मधारय समास, हमने कर लिया द्विगु समास। अब हम करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसे कि आपको पता ही है, अभी नेशनल पे चलता रहता है, नेशनल टीवी पे महाभारत आता है, तो उसमें भीम और दुर्योधन का क्या होता है, द्वंद्व। कर्ण और अर्जुन का क्या होता है, द्वंद्व, यानी कि लड़ाई। अब लड़ाई हो रही है तो कब होती है, जब दोनों के दोनों क्या हों, सेम लेवल के हों। अगर एक छोटा होगा, अगर एक कमज़ोर होगा, अगर एक ताकतवर होगा, तो फिर क्या साधु होगा, फिर तो मर ही जाएगा छोटे वाला पतले वाला। तो इसीलिए याद रखो, द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। अगर एक ने भी लड़ने से मना कर दिया तो द्वंद्व हो नहीं सकता। तो इसमें हम पहचान क्या करते हैं, इनके बीच में योजन चिन्ह यानी कि हाइफन आता है। अभी समझेंगे जो योजन चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। इसमें जो शब्द जुड़े होते हैं वे कैसे होते हैं, विलोम शब्द जुड़े होते हैं लगभग। अब इसका मतलब कैसे याद रखेंगे, जैसे देखो द्वंद्व हमेशा कैसे होता है, विपरीत व्यक्तियों में होता है। अर्जुन तो अच्छे की साइड में, कर्ण बुरे की साइड में, तो युद्ध हुआ। अच्छी की साइड में और रावण बुरे के साइड में था, तो युद्ध हुआ। तो हमेशा विलोम में द्वंद्व होता है। जैसे माता और पिता, हम सभी के जीवन में माता भी इम्पोर्टेंट है और पिता भी इम्पोर्टेंट है। ये किससे जुड़े हैं, हाइफन से, और एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वंद्व। भाई बहन, भाई भी इम्पोर्टेंट है, बहन भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि पहला पद भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वंद्व। लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों ही होते हैं, आगे और पीछे विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। नेक्स्ट समास देखते हैं, अगला और अंतिम समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। अब इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसमें और भी अच्छा है। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका मतलब ना तो हम आगे वाले की बात कर रहे होते, ना हम पीछे वाले की बात कर रहे होते। तो बात किसकी हो रही होती है, बात हो रही होती है किसी तीसरे की। वाह क्या बात है, बोला बोला कुछ है लेकिन मतलब कुछ और निकलता है। जैसे नीलकंठ, अभी हमने ये नीलकंठ किस में पढ़ा था, कर्मधारय में, कि नीला है जिसका कंठ। अब होना तो इसमें कर्मधारय चाहिए, लेकिन यहाँ पर होगा कौन सा, बहुव्रीहि। क्योंकि नीलकंठ हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, शिव भगवान के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष लिया था तो उनका कंठ नीला हो गया, तो उन्हें क्या कहा गया, नीलकंठ। तो हम ना हम नील की बात कर रहे हैं ना हम कंठ की बात कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, शिव जी की। पीताम्बर, वह जो पीले वस्त्र धारण करता है, पीले वस्त्र, लेकिन हम यहाँ ना तो पीले की बात कर रहे हैं ना हम वस्त्र की। यहाँ पर जो ये पीताम्बर है ये किसके लिए यूज होता है, कृष्ण जी के लिए। यानी कि ना तो यहाँ पर पीले की बात हुई ना कपड़ों की बात हुई, बात किसकी हुई, कृष्ण जी की, किसी तीसरे व्यक्ति की। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। दशानन, आनन मतलब सिर और दश मतलब 10, जिसके 10 सिर हों। लेकिन ना अब, लेकिन दशानन हम सभी को पता है किसके लिए यूज होता है, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं दशानन, रावण के लिए। तो यहाँ पर हम 10 और आनंद की बात नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, रावण की। ऐसी चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु जी के भगवान। तो इस तरीके से जहाँ पर हम ना तो पहले पद की बात करते हैं ना दूसरे की, वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अगर पेपर में एग्ज़ाम में हमारा नीलकंठ आता है और वहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि ये सब देते हैं तो हम क्या लगाएंगे। आप हमेशा याद रखोगे, बहुव्रीहि को हमेशा किसी भी अन्य समास से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर 2 समास हैं तो आप हमेशा पहले कौन सा आंसर लगाओगे, बहुव्रीहि। अगर कहीं पे नीलकंठ आता है और वहाँ पे बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास आ जाते हैं, तब आप क्या लगाओगे आंसर, बहुव्रीहि समास। बस हमेशा याद रखो, बहुव्रीहि क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अन्य समास से। तो आज हमने इसमें 6 समास पढ़े, कौन कौन से, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। हमारा इसमें भी तत्पुरुष समास बचता है। मैंने आज तत्पुरुष समास इसलिए नहीं किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसे हम करेंगे किसी अन्य पार्ट में। तो इसी के साथ हम समास की यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना, और फिर आगे मिलते हैं। बाय एवरीवन।